आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। इस हवाले से वाशिंगटन में होने वाले चौथे जो सह फरीकी मुज़ाकरात थे उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है और साथ ही आइंदा भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। मुज़ाकरात का अगला दौर अब 22 जून को होगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि मुआहदे के तहत जनूबी लबनान में गैर रियासती मुसल्लह अनासिर की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी, जबकि मखसूस इलाकों में पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे जिनका कंट्रोल लबनानी फौज के पास होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकने और बाज़ जनूबी इलाकों से इनखला का कहा गया है ताकि जमीनी सूरत हाल को मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइली वजीर बराए अंदरूनी सलामती बिन गवेर ने वाशिंगटन की सालिसी में तय पाने वाले इस जंगी मुआहदे को संगीन गलती करार दिया है। उनका यह कहना था कि हम हिजबुल्लाह जो है वो लबनान के साथ जो है वो किसी किस्म की जंगबंदी नहीं करेंगे, जबकि चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ उनकी गुफ्तगू इस हवाले से इंतहाई मुस्बत रही है और फरीकैन के दरमियान जंगबंदी पर इब्तदाई इत्तफाक राय भी कायम हुआ है। लेकिन इसके बाद इसराइली वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जनूबी लबनान में सिक्योरिटी कार्रवाइयों को जारी रखने के इंदिए ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया था, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को टेलीफोन पर कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जो है वो हमने पहली बार हिजबुल्लाह से भी बात की है, उसने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल ने लबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी भी करा दी है। अमरीकी सदर का यह कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, हो सकता है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो, ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने के करीब हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह भी वादे किया था कि वो लबनान के तनाज़े को ईरान के साथ होने वाली वसीतर जो जंगबंदी है और मुज़ाकरात की कोशिशों से अलग रखना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि दोनों महाजों पर अलग अलग डील करना मामलात को सुलझाने में ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। ईरानी खबर एजेंसी फारस का यह दावा है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर इत्तफाक हो जाता है तो इसे 4 मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज किया जाएगा। इस रिपोर्ट में मजीद यह कहा गया है कि फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है, ताहाल किसी हतमी मुआहदे या फैसले तक नहीं पहुंचा जा सका। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए नए मुसव्वदे पर ईरान ने अभी तक अपना बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया, जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास सिरागची ने यह तस्दीक की है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान तबादले किए गए जो मतन है और तजावीज़ है उनका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी ये कहा है कि दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त के बाद अब मुल्क के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही एक और डेवलपमेंट ये भी है कि अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप की फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की जो करारदाद थी उसे मंजूर कर लिया गया है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी अपनी जमात की पॉलिसी से हटकर इस करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को आगाह किया है कि अमरीका फिलहाल ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का इरादा नहीं रखता और कशीदगी के मामले को सिफारती जराए से हल करने की तरजीह भी जो है उसको दी जा रही है। अब दोनों ममालिक के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं इनका मुस्तकबिल क्या है और ख़ास तौर पर ये जो लबनान की सूरत हाल है ये सारे मामले पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा सीनियर सिफारतकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब बहुत से उतार चढ़ाव देख रहे हैं, एक दिन खबर आती है मुआहदा हो रहा है, दूसरे दिन खबर ये आती है कि हमले हो रहे हैं। अब बुनियादी रुकावट किसी फाइनल डॉक्यूमेंट तक पहुंचने में या किसी डील तक पहुंचने में आपको इस वक्त जो है वो क्या नजर आ रही है? नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम इस वक्त बुनियादी रुकावट है और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बाकायदा इसको एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। ईरान भी करना चाहता है, लेकिन इजरायली वजीर आजम नहीं चाहते, वो जंग भी नहीं रोकने देना चाहते थे और अब वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस करें। अब इस वजह से आपको खबरें मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खासे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं नेतन्याहू साहब के बिहेवियर से और उसकी भी हवाले से खबर आई है। लेकिन मसला ये है कि नेतन्याहू साहब
जो है वो किसी के काबू में नहीं है, इवन अमेरिका के काबू में भी नहीं है, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि मेरे पास इतनी बड़ी ताकत वहां पे मौजूद है जो मेरे लिए काम करेगी, और वो काम हो रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब मुश्किल में है। दूसरी तरफ ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चूंकि इधर फंसे हुए हैं वेस्ट एशिया के अंदर, तो चीन के लिए ईस्ट एशिया में मामला आसान हो गया है, और रूस के लिए यूक्रेन वाली जंग में मामला आसान हो गया है। तो चुनाचे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बड़ी जल्दी से अब ये चाहते हैं कि ये किसी तरीके से मैं इसमें से निकलूं, ताकि मैं अपने जो दूसरे मेरे महाज हैं चीन के साथ जो मुसाबका है ईस्ट एशिया में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जहां पे उनके अपने जनूबी अमेरिका में आपको पता है कि 22 मुल्क चाइना के साथ BRI में शामिल हुए हैं, या फिर ये रूस और यूक्रेन के मामले में है, यूरोप के मामले, इन मामलात में अब उनकी तवज्जो नहीं हो पा रही, तो वो बिल्कुल करना चाहते हैं। रुकावट सारी की सारी इस्राएली वजीर आजम कर रहे हैं। जी लेकिन सब ये जो लबनान वाला मामला है, आपके ख्याल में इसका क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ये भी तजवीज़ आई, अमेरिकी सदर ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि लबनान वाले मामले को ईरान के मामले से अलग करके जो है वो देखा जाए। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा ईरान के लिए काबिल कबूल होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये सीज फायर है तो ये पूरे मशरक़ वुस्ता का सीज फायर है, और ईरान के लिए लेबनान में लड़ने वाले हिजबुल्लाह हों या दूसरे उनके जो हमायती ग्रोह हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो बड़े अहमियत का हामिल है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो ये मंजूर करेगा कि लेबनान में जंग जारी रहे और इधर हमारे आपस में नेगोशिएशन शुरू हो जाए। अमेरिका बिल्कुल यही चाहेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये होगा। और ये जो जंगबंदी है, इस पर इसराइल के अंदर भी तनकीद हो रही है, जो उनके फार राइट के लोग हैं। आपके ख्याल में इस सीज फायर का जो मुस्तकबिल है वो आपको क्या नजर आ रहा है? ये कायम रहेगा? देखिए, सीज फायर तो अभी तक है, और शायद मुझे लगता है कि मजीद भी चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग नहीं करना चाहते हैं, धमकियां देते हैं। तो इस तरह तो ईरान ने भी धमकी दिलाई है कि अगर बैरूत पे हमला किया तो हम भी इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। तो इस वजह से सबको अंदाजा है कि हमलों से मामला हल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई सीज फायर चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर से भी, इसराइल के अंदर से भी कई आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये क्यों जंग कर रहे हैं, वही काम जो गाजा में किया है, वही चीज जो है वो इससे सुर्ख धब्बा जो है अब आपको दोबारा लेबनान में होता नजर आ रहा है। तो इस वजह से आवाजें तो उठ रही है, लेकिन नेतन्याहू साहब को ये पता है कि अगर जंग रुक गई तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के उन पर मुकदमा चलेंगे, वो जेल में पहुंच जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भी है उनको, जो रिपोर्ट हुआ है, कि आपने अगर मेरी वजह से आप बचे हुए हैं, वरना आप शायद जेल में होते। तो ज्यादा मसला जो है इस वक्त नेतन्याहू साहब का है, वो जंग अगर नहीं करेंगे तो वो अपने इख्तिदार में भी रहेंगे। और अभी हमने जो देखा मामला जिस तरह से एस्केलेट हुए, कुवैत में जो सिचुएशन हुई, आपके ख्याल में इस वक्त हालात जहां पर हैं, एस्केलेशन के या जंग के दोबारा शुरू होने के, फैलाव के इम्कानात आप क्या देख रहे हैं? जी, इस एस्केलेशन, डी-एस्केलेशन, फिर एस्केलेशन, फिर डी-एस्केलेशन, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये स्टेलमेट है जिसके अंदर एक लंबी जंग की दोनों मुल्क जो है वो, बल्कि सारी दुनिया तैयारी कर रही है। इसमें सिर्फ एक बात है कि अगर इक्तिसाद इस हद तक खराब हो गई, मामला बहुत ही खराब हो गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मजबूर हो जाएंगे कोई ना कोई सौदा करने के लिए। लेकिन आप ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कोई भी किस्म का सौदा, वो सौदा जो 2015 की JCPOA से कम होगा, वो एक सियासी खुदकुशी होगी, उनके लिए मुश्किल होगा ये काम करना। इस वजह से मामला बहुत फंस गया है, मुझे स्टेलमेट नजर आ रहा है। इसी तरीके से कभी जंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, मामला जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। इसराइल को भी पता है कि अब ईरान जो है उसकी हुकूमत हम नहीं हटा सके, ईरान को भी पता है कि अब इसराइल वहां पे मौजूद है, लेकिन हम भी मौजूद हैं। तो अरबों को भी अंदाजा होना शुरू हो गया है कि भाई ये तो ईरान कहीं नहीं गया, और इस वजह से अरब भी अब अपना मुस्तकबिल इस तरह से देख रहे हैं कि वो अपनी ऑप्शंस खोलना चाहते हैं। अब वो सारे के सारे अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत जो है वो काफी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि इस खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आएंगी। जी
राइट, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक ले रहे, वापस आते हैं तो कुछ बात होगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की, जहां पर बयानात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन गिलगित के जो असल इश्यूज हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो मामला हैं उस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है। GB में 7 जून को 10 अजला की 24 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी जमातों के जो मरकजी रहनुमा हैं वो GB का दौरा करके वहां पर इंतखाबी रैलियों और जलसों से खिताब कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अगर रफीउल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि नून लीगी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर डाका डालने का मंसूबा बनाया है, जबकि BBC के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत इंतखाबी फहरिस्तों में तब्दीली के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस की मौजूदगी पर भी सवालिया निशानात लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर का ये कहना है कि इलेक्शन कैंपेन ना करने देना प्री पोल धांधली है। उन्होंने कहा कि लीडर्स और MNAs को रोकना या सूबा बदर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश भी है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम आयद करे। गुज़िश्ता दिनों PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान नकीम राजा, नईम हैदर पंजोता और शौकत बसरा को गिलगित बल्तिस्तान के हदूद में दाखिल होते ही रोक लिया गया था। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और दीगर अरकान असेंबली को गिजर और हुंजा के मकामात पर रोका गया था। अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है और जो 18वीं तरमीम के तनाजुर में वहां पर भी बातें हो रही हैं और फिर यहां पर तो बहस है ही इस हवाले से, इस पर बात करने के लिए कमर ज़बान कारिया साहब मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। कारिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारिया साहब सबसे पहले तो लीडरशिप आपकी वहां पर है, क्या तवक्कुआत है, किस तरह से देख रहे हैं इन इलेक्शंस को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां की एक रवायती जमात है और हमें तवक्को है कि हमारी खिदमात को सामने रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और हम वादे अक्सरियत के साथ हुकूमत। अच्छा, और कारिया साहब दोनों पार्टियां PMLN और पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट की बात करें, अब वजीर आला आपके भी वहां पर रहे हैं, PMLN के भी वजीर आला वहां पर रहे हैं, तो अगर GB के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई तो ये फिर किस वजह से नहीं हुई? हम तो जब थे एक तो पीपल्स पार्टी की ना भी एक डिस्टिंक्शन है। पीपल्स पार्टी की डिस्टिंक्शन ये है जी कि हमने जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है ना हमेशा उसके अंदर जाके काम किया। पहला काम वो था, मसलन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 1974 में गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक ट्राइबल एजेंसी थी, FCR थे, राजगिरी का निजाम था, उसको खत्म किया, राजगिरी को खत्म किया, FCR का खात्मा किया, रेगुलर कानून का यानी कमिश्नरेट वहां कायम, वहां बेशुमार जो सहूलतें थी, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, वहां पे गंदम की सब्सिडी, तेल की सब्सिडी, रोजगार के जरिए बहुत कुछ किया जो हमारी ड्यूटी थी। उसके बाद बहुत एक तवील गैप रहा, मार्शलाई दौर रहा, बीबी शहीद की गवर्नमेंट आई तो उसमें हमने उसको इम्प्रूव करके वहां पे उनकी अपनी मुंतखब काउंसिल जो कि मुंतखब हल्कों पे थी और सियासी जमातों की बुनियाद पर उसके इलेक्शन हुए, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते थे और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव उनका अपना चुना हुआ नुमाइंदा होता था। फिर जब जरदारी साहब का दौर आया, 2008 में हमारी हुकूमत बनी, मैं उस वक्त इंचार्ज मिनिस्टर था गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का, तो उस वक्त हमने 2009 में एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया जिसमें उनका अपना गवर्नर, अपना चीफ मिनिस्टर, अपनी अदालतें, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना इलेक्शन कमीशन, वो सारे काम जो एक सूबे के हैं वो सूबाई स्टेटस पूरा कर दिया। और उसके साथ उनको काफी हद तक, यानी आप ये कह लीजिए कि सिवाय इसके कि उनकी NEC में नुमाइंदगी नहीं होती या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है और उनको NFC से पैसे नहीं मिलते। वैसे अगर NFC से पैसे नहीं मिलते तो फिर भी होता यही है कि उनका जो टोटल अपनी इनकम है जो 7-8 अरब रुपया है
जबकि उनके अखराजात जो हैं जी। वो 150 अरब रुपए के करीब है। तो बाकी सारा पैसा फेडरल गवर्नमेंट देती है, पहले भी देती है, आइंदा भी देगी। लेकिन वो एक सफर है, उनका ख्वाहिश ठीक है और दुरुस्त है, वो पाकिस्तानी है, उनका पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है, लेकिन वो सफर अब तय होना है। तो पीपल्स पार्टी के अलावा आज तक किसी जमात ने इस तरफ सफर नहीं किया। हक मलकियत है, जमीन के ऊपर उनका हक है, तो पीपल्स पार्टी ने इसकी तहरीक चलाई और उसको कामयाबी से हमकिनार कराया है। लेकिन कारे साहब, आपने अभी एफसी का जिक्र खुद ही कर दिया। मैं इसी हवाले से पूछना चाहता था, ये बहस यहाँ इस्लामाबाद में भी जो है वो चल रही है और इसको कुछ लिंक भी किया जा रहा है बजट के हवाले से। क्या हुकूमत ने अभी तक कोई राब्ता किया है पीपल्स पार्टी से एनएफसी के हवाले से या 18वीं तरमीम के हवाले से कि सूबों और वफाक के दरमियान जो वसाइल हैं उनकी तकसीम की असर नौ उसकी रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत है? रहमान साहब, ये बात तो हमारे साथ तो कोई फॉर्मल डिस्कशन तो इसमें नहीं है मेरी इतला के मुताबिक। मैं क्योंकि पार्लियामेंट में हूं नहीं, मोस्टली जो डिबेट होती है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से आती है, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है अभी तक इस पे कोई फॉर्मल डिबेट नहीं। लेकिन ये बहस बिट्स एंड पीसेस में, कुछ सवालों के जवाब में, कभी किसी तकरीर में, कभी किसी प्रोग्राम में, किसी जगह स्टेटमेंट देते हुए हुकूमती लोग जो है वो कहते रहते हैं कि वफाक के पास वसाइल की कमी है और इस फार्मूला के तहत आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इस फार्मूले को तब्दील करने की जरूरत। बेसिकली हमारा मौकफ उनके साथ हमेशा ये रहा कि एक इत्तेफाक राय से तय किया गया फार्मूला तब्दील करके आप फेडरेशन का नुकसान करेंगे। उसके बजाय ये बात दुरुस्त है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्स कम रहता है। एक्चुअली जब हमने एनएफसी किया था तो उसके साथ जो रिसीट्स का फार्मूला था वो भी मौजूद था, उतनी रिसीट्स नहीं बढ़ाई जा सकी, उतना रेवेन्यू नहीं बढ़ाया जा सका, लिहाजा अब एक प्रॉब्लम है। उसके लिए दीगर जराए मौजूद हैं, उन जराए के साथ बात की जानी चाहिए। सूबों से वॉलंटरीली कुछ रकम कुछ अरसे के लिए छुड़वा लेनी चाहिए, कुछ फेडरल गवर्नमेंट अपनी टाइट कर ले और कुछ सूबे इस पे रिलैक्स करें। लेकिन एनएफसी को छेड़े बगैर, क्योंकि ये इत्तेफाक अगर इसको छेड़ेंगे तो फिर बहुत सारी जगहों से आपको रेजिस्टेंस आएगी, और अगर ताकत के जोर पे आप करना चाहेंगे तो फिर पहले ही जो हालत है वो उसके और नुकसान हो। तो ये अभी तक इसकी कोई फॉर्मल डिबेट तो नहीं हुई, लेकिन फॉर्मल ऐसी बातें होती रहती। लेकिन आप ये समझते हैं कि ऐसी डिबेट की गुंजाइश जो है वो मौजूद है कि आपके ख्याल में ये जो वसाइल हैं इनकी असर नौ तकसीम हो या इस तरह के किसी फार्मूले पर गौर हो? देखिए ना, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, पहले तो एक फार्मूला आपने अडॉप्ट किया, उस फार्मूले के साथ जो कंटेस्टेलिटीज थी वो भी पहले उसको पूरी फोर्स के साथ इस्तेमाल करें। अगर वो काम नहीं करता तो बिल्कुल उसमें अमेंडमेंट हो सकते, होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने हाफ हार्टेडली आधा फार्मूला इस्तेमाल किया और पूरा रिजल्ट नहीं आया तो आप कहते हैं ये फार्मूला फाल्टी हो गया, इसको चेंज कर दो। तो ये तरीका नहीं है। कल जो फार्मूला लगाएंगे कल उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे वो चेंज कर दो। तो एक फार्मूला जो सोच समझ के साथ बनाया गया था उसको इंप्लीमेंट करें। शॉर्ट टाइम के लिए अगर कुछ अरसे के लिए फंड्स की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सूबों के साथ मशावरत करके इक्विलिटी के बेसिस पे उसको, जिस तरह एनएफसी का प्रोपोर्शनेट फार्मूला है, इसी तरह उन सूबों से कुछ वॉलंटरीली, यानी उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, कई तरीके इख्तियार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वजीर आजम साहब चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, उनको दावत दें और उनके सामने सारा जो नेशनल बजट है उसको सेपरेट रख दें और उसमें जो रेवेन्यू बेस्ड है, जो नॉन रेवेन्यू बेस्ड है, दोनों को खोल के सामने रखें। तो ये मेरी आमदन है, इतने पैसे सूबों को चले जाते हैं, ये मेरे अखराजात हैं। अब आप बताइए कि मैं कौन सा खर्चा काटूं, कितना काट सकता हूं, ये भी आपको इल्म है। और मेरे पास अगर मुझे मजीद पैसे चाहिए तो मुझे आईएमएफ नहीं दे रहा तो मैं क्या कर पाऊंगा। लिहाजा इस सूरत हाल में मुझे कुछ अरसे के लिए फेडरेशन को सूबों से तावन की जरूरत है, तो वॉलंटरीली मुझे कुछ रिलीफ दीजिए, कुछ मैं काटता हूं फेडरल गवर्नमेंट का। तो इस तरह के किसी फार्मूले पे अरेंजमेंट हो सकता है। वैसे तो सच्ची बात यह है कि हमारा जो कौमी बजट होता है उसमें जाहिर वो अरबों का होता है,
लेकिन मुझे रहमान, सच्ची बात है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये हमारा लोग बैठे हैं बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, ये क्या बजट बनाते हैं? इसलिए कि आपके बजट का 50% के ज्यादा तो वो है जो अपने पहले से कमिटेड है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है कि हमने कितना कर्ज ले रखा है, उस पे साल में कितना सूद देना है और कितनी इंस्टॉलमेंट हमने वापस करनी है। तो वो तो अमाउंट ऐसी है जिसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि आपकी गवर्नमेंट जाके किसी वक्त में किसी डोनर को, किसी लैंडिंग एजेंसी को आप उनसे रीशेड्यूलिंग करा लें। लेकिन अदरवाइज तो आपको पता होता है कि इतने पैसे इसमें जाने हैं। फिर आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 2% ऑफ द जीडीपी के आगे पीछे होता है। पहले 2% से ज्यादा भी रहा, लेकिन पिछले साल हमने 2% से भी शायद 0.1% कम एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि हालात ऐसे थे और मुश्किल हालात में भी डिफेंस को कम किया गया। आज के हालात में तो आप डिफेंस कम नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारे रीजन के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं और हमारा दुश्मन हमारे ऊपर नजरें लगाए बैठा है, तो अगर आपने वो करना है तो 2.1% ऑफ द जीडीपी वो तो आपको करना पड़ेगा, 2% पे तो रखना पड़ेगा। वो पता आ गया कितना पैसा है। इसी तरह तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या आप पेट्रोल कम कर लेंगे, फलां कम कर लेंगे, 200, 100, 150, 200 अरब कम हो जाएगा। 100, 200, 150 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन नेशनल बजट में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये तो हमें पता है। बाकी रह गया पीएसडीपी, पीएसडीपी का ही है, उसमें कितना कट कर सकते हैं, जीरो तो आप कर नहीं सकते। पिछले साल भी हमारा कुछ 1000 अरब का पीएसडीपी था, उससे ज्यादा नहीं था। सब्सिडियों का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी हम कितना कर पाएंगे? आम आदमी को उसकी जिंदगी में तलखियां तो नहीं भरनी, आप उसको भी रिलीफ देना होता है। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इस तरह के दीगर प्रोग्राम या बैतुल माल का फंड है, वो तो आपको देना पड़ेगा। सूबे भी इसमें हिस्सा डालते हैं, मरकज भी डालते हैं। ठीक है, राइट, सही है, राइट, शुक्रिया। राइट, कारिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर जमान कारिया साहब बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं तो बजट से ही जुड़े कुछ मामला के ऊपर जो है वो बात होगी। हुकूमत ने अब बजट जो है वो 10 जून को पेश करने का फैसला किया है। हफीज पाशा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए जो बजट है वो 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, जिसके लिए कौमी असम्बली का बजट इजलास भी बुला लिया गया है। जबकि वजीर आजम ने कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया, जिसमें हुकूमत आइंदा साल के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। रोजनामा डॉन न्यूज के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट के ऐलान को मौखर कर दिया, लेकिन इस फैसले की कोई बाज़ाब्ता वजह नहीं बताएगी। हुकूमत और IMF के दरमियान बाज़ मामलात पर इत्तफाक राय नहीं हो सका, खुसूसन आवाम को रिलीफ देने के लिए माली गुंजाइश पैदा करने और वफाकी अखराजात के लिए सूबाई वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से इत्तफाक राय नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुतल्लका हुकाम का यह कहना है कि पाकिस्तान और IMF अभी तक महसूलात को बढ़ाने के इक़दाम और प्रोग्राम के तहत अखराजात में कमी के तरीक़ाकार पर मुत्तफिक नहीं हो सके। हुकूमत टैक्स में रिलीफ, तरक्याती अखराजात में इजाफा और दिफाई बजट बढ़ाने के लिए गुंजाइश चाहती है, जबकि IMF अगले माली साल में GDP के तकरीबन 2% के बराबर बुनियादी सरप्लस बरकरार रखने के लिए सख्त माली नज़्म ज़ब्त पर जोर दे रहा है। जबकि IMF के साथ जो इख्तलाफात है वही इस बजट में ताखीर की वाहिद मुमकिना वजह नहीं है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स की तकसीम पर इख्तलाफात भी इस ताखीर का जो है वो इनकी मुमकिना वजूहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात, खबर यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक हल नहीं हुए। बुनियादी मामला जो है वो NFC अवार्ड और वसाइल की तकसीम का है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टैक्स वसूलियों में इजाफे और अखराजात में कमी के आदाब पर भी ताहाल हतमी इतफाक ना होने का इंकशाफ हुआ है। जरा का कहना है कि सूबों को राजी और IMF से मामला तय करने में वफाकी हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए जारी इक़दामात का जो है वो जायजा भी इसके साथ साथ लिया गया है। अब हुकूमत
इन चैलेंजेस को किस तरह से डील करेगी हुकूमत के पास, क्या ऑप्शंस हैं, तरजीहात क्या होनी चाहिए? डॉक्टर हफीज पाशा साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद है, माहिर मईशत, उनसे इस हवाले से आने वाले बजट के हवाले से मजीद बातें हैं। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हुकूमत IMF से गुंजाइश चाहती है और कुछ हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो बातचीत हुई उसमें हमने टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाने का जो है वो कमिट किया है, क्या आपको कोई गुंजाइश हुकूमत के लिए IMF से मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत IMF को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी कि ये जो गुंजाइश है वो उसे मिलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारी हुकूमत का IMF के साथ काफ़ी अरसे से एक डायलॉग चल रहा है और IMF ने अपने 3rd रिव्यू की स्टाफ मिशन रिपोर्ट में आदात शुमार अगले साल के भी पेश कर दिए हैं। हालांकि उस पर शायद एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बट दे हैव पब्लिश्ड इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेगोशिएशंस किन चीज़ों पे हो रहे हैं और गुंजाइश कितनी है या नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो खसारा है, बजट डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, माशाअल्लाह पाकिस्तान ने बजट डेफिसिट को, एक ज़माना था कुछ साल पहले जब वो 7 से 8% होता था GDP का, बहुत बड़ा डेफिसिट होता था। अल्लाह के फजल से पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में वो डेफिसिट कम होता गया है और इस साल उम्मीद ये कि तकरीबन सिर्फ 4% होगा। मगर हैरत की बात यह है कि IMF कह रहा है कि इससे भी नीचे ले जाओ, यानी कि बिल्कुल सांस लेना बंद कर दो, 3.5% ऑफ द GDP पे ले जाओ। ये तो हैरत अंगेज बात है और हमारे लॉस के खिलाफ है, इसलिए कि हमारे पास एक बहुत अहम और बहुत मुनासिब लॉ है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके तहत जो पॉलिसी दी गई है कि कोशिश ये होनी चाहिए, उस वक्त तो डेफिसिट बहुत बड़े थे, कि इसको 4% तक लेकर आए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बजट डेफिसिट टारगेट शुड बी सेट एट मिनिमम ऑफ 4%। तो 3.5 is too cutting and too tight and violation of our law। तो लिहाजा IMF को आप शायद पता भी नहीं दे रहे हैं कि लॉ है या नहीं है, उनको तो शायद इस लॉ का पता भी ना हो। तो अब ये है कि अगर आप 0.5% माशाल्लाह कम कर लेते हैं तो 700 से 800 अरब की गुंजाइश पैदा होती है। मेरी राय ये है कि 400 अरब डेवलपमेंट प्रोग्राम में बढ़ाएं, इसलिए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया है और इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी वाटर रिसोर्सेस पे होनी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान has violated the treaty and is doing things to stop the flow of water to Pakistan। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब जो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि IMF का हम पर जो है वो ट्रस्ट नहीं है, जो गुंजाइश निकल सकती है आमतौर पर इस तरह की निगोशिएशंस में वो इसी वजह से नहीं निकलती क्योंकि IMF जो कहेगा वो हमें जो है वो मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि वाकई हुकूमत अभी इस पोजीशन में है कि जहां पर IMF को कन्विंस करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है? बात दरअसल ये है कि माशाल्लाह इस प्रोग्राम में 3रा रिव्यू भी कामयाब हो गया है। कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो कि पहले ही रिव्यू में फंस जाते थे। हमारी परफॉर्मेंस इस लिहाज से बहुत मुनासिब रही है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द टारगेट्स एंड द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो हमारी क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त साबित हो चुकी है एज ए कंट्री, हमने अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि डेफिसिट भी कम हुआ है बजट का, तो बजट आने वाले वक्त में इसको 3.5% पे ले जाना नामुनासिब है। 4 कम से कम रखें और पानी के रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाएं, डेवलपमेंट स्पेंडिंग।
ठीक है। और एक और डिबेट डॉक्टर साहब जो इस बजट के साथ जुड़ी है वो सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से। अभी वो ऐसा लगता है कुछ पीछे चली गई है, लेकिन आपके ख्याल में जो अरेंजमेंट है, चाहे वो एनएफसी के लेवल पर हो या किसी तरमीम के जरिए सूबों और वफाक के दरमियान जो इस वक्त एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वसाइल की तकसीम है, क्या आपके ख्याल में उसको रीअरेंज या उसका जायजा लेने की उसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल ये है कि हुकूमत ने जो इस्लामाबाद में है उन्होंने बड़े सलीके से दो चीजें करके प्रोविंसेस का शेयर बहुत बुरी तरह से कम कर चुके हैं। सबसे पहले सेल्स टैक्स जो शेयरेबल था उसमें से पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स पे जो सेल्स टैक्स था उसको निकालकर पेट्रोलियम लेवी लगा दिया और उसकी शेयरिंग जीरो है। दूसरी तरफ प्रोविंसेस को मजबूर किया है कि आप अपने खर्चे कम करके प्रोविंशियल कैश सरप्लस जनरेट करें 1500 अरब। तो ये तकरीबन वापस करना है जो ट्रांसफर है कि कैश सरप्लस जनरेट करें। तो इन इफेक्ट जो 57.5% लीगली अकॉर्डिंग टू 7th एनएफसी प्रोविंसेस का शेयर है, इन दो इक़दामात के बाद प्रोविंसेस का शेयर 42% पर गिर चुका है और गुंजाइश नहीं है। 18वीं तरमीम में किसी और इशू पर गौर करना चाहिए और वो ये है कि फेडरल लेजिस्लेटिव फंक्शंस बहुत कम कर दिए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट तो खत्म कर दी तकरीबन। तो प्रोविंसेस का जो मसला नहीं है, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को छोटा होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को अपने मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, ऑटोनमस डिपार्टमेंट्स, अटैच डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह इन पर जीरो बेसिंग करें और काटें और कम करें अपना करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और इशू जो बजट से जुड़ा है वो हमारी सोलर पॉलिसीज के हवाले से है, जो एनर्जी पॉलिसी है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस तरह के इशारे देती है, फिर अपने इक़दामात को जो है वो उसका दिफा भी करती है। ये जो सोलर के ऊपर अगर कोई सेल्स टैक्स आता है या इस तरह का एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर कोई और टैक्स आता है, आपके ख्याल में हमारी जो इस हवाले से जो क्लीन एनर्जी की जब बात की जाती है, हमारी इस हवाले से पॉलिसी तरजीहात आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और कामयाब स्टेप, और इस वक्त पोजीशन ये है कि ख़ास तौर पर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घरानों में, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास घरानों में सोलर एनर्जी इंस्टॉल हुई है। ये एक नुमाया तौर पर पाकिस्तान की कामयाबी है, इसलिए कि इसके नतीजे में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रेजेंस में हमें फ्यूल इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं हो रही है। इससे हमारे दरामदात पर जो प्रेशर पड़ता रहा है वो कम हुआ है। और ख़ास तौर पे आजकल जबकि मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से फ्यूल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं, अल्लाह का फजल है पाकिस्तान के लिए कि सोलर पावर मौजूद है। वी मस्ट कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी और साथ साथ जीरो टैक्स ऑन सोलर एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस पर टैक्स नहीं लगाएं और इसके नतीजे में जो हमारे सेविंग हो रही है इंपोर्ट्स वगैरह में वो बहुत इफेक्टिव है। उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो ये पॉलिसी बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले बजट के हवाले से हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए उस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक ले रहे, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आजाद दायर कर दिया है। एजेके की सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है वो कल इस रेफरेंस की समाअत भी करेगा। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से आईनी रहनुमाई मांगी गई है। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर के आइन के आर्टिकल 46A के तहत जो है वो दायर किया गया है। समाअत के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की सरबराही में यह बेंच जो है वो अब समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस रजा अली खान और जस्टिस खालिद यूसुफ चौधरी भी शामिल हैं। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज
कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन APC मुहाजिरीन की नशिस्तों पर वाज़ेह फैसला करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद जो है वो इस APC में शरीक हुए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का इस APC के बाद ये कहना था कि APC मुहाजिरीन नशिस्तों पर वाज़ेह फैसला करने में कामयाब नहीं हुई। असेंबली का इजलास बुलाकर नशिस्तों के मामले पर इत्तफाक राय लिया जाएगा। उनका यह कहना था कि तमाम मामला डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। आईनी अमल मुंतखब सियासी क़यादत का हक है, इसे असेंबली के जरिए तय किया जाएगा। APC में पेश की जाने वाले करारदाद में यह भी कहा गया था कि कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मुकर्ररा मुद्दत में ही होंगे। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए और इलेक्शन के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी, कानूनी और सिक्योरिटी इक़दाम जो है वो उनको बरूएकार लाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। आने के बाद